नमस्कार। नाइन्थ क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है चुनावी राजनीति। इसके अंदर हमने परसों पढ़ा था कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें इसने ये 5 चीज़ें बताई थी कि चुनाव समय के अनुसार चुनाव होने चाहिए, सबको मत डालने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि कई पार्टियाँ होनी चाहिए ताकि मतदाता को जिस पार्टी की नीति अच्छी लगे वो उसको वोट दे। नियमित अंतराल पर चुनाव हो, वास्तव में वही चुना जाए जिसको वोट ज़्यादा मिले। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है ये कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? भाई, राजनीति में मुकाबला करना, जैसे खेलों में मुकाबला होता है, एक टीम जीतती है एक हारती है, ऐसे ही चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव का मतलब है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक प्रतियोगिता। जैसे खेलों में प्रतियोगिताएं होती है, कई टीमें भाग लेती है, उनमें लास्ट में फाइनल होता है, एक टीम जीतती है। ऐसे ही कहता है चुनाव के अंदर जो ये प्रतियोगिता होती है जिसमें कई पार्टियां चुनाव लड़ती है, आखिर में जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनती है। तो यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप तो है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो जाता है, यानी कि हमने पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति का चुनाव होना है। अब उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव कई लड़ रहे हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर एक ही व्यक्ति जाना है, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा है, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, किसी और पार्टी का भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उम्मीदवारों के बीच में प्रतिद्वंद्विता हो जाती है। भाई, कई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर तो एक ही व्यक्ति जाना है। या अगर ये कहता है अगर ये मुकाबला नहीं होगा ना, तो फिर चुनाव तो नाम का बेमानी हो जाएगी ना। बिना मुकाबला के ये कैसे पता चलेगा भी कौन से व्यक्ति को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है? चुनाव से तो पता चलेगा, जिसको वोट ज़्यादा मिले हैं उसका मतलब लोगों ने इसको ज़्यादा पसंद किया है, उसका फिर चुनाव हो जाएगा। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। कहता है इससे थोड़ा सा नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इससे हर नगर के अंदर हर घर के अंदर एक बंटवारे वाली स्थिति, घर तक भी बंटवारे वाली स्थिति पहुंच जाती है कि एक घर के अंदर भी हो सकता है कि घर का एक व्यक्ति किसी पार्टी को वोट देना चाहता है, दूसरा किसी को देना चाहता है। तो इससे फिर चुनाव के नाम पे लोगों में आपस में बंटवारा हो जाता है। आपने भी अपने इलाके में सुना है, हमने भी अपने इलाके में हम देखते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने से शिकायत कर रहे हैं कि तभी को एक व्यक्ति कांग्रेस के साथ जुड़ गया, एक बीजेपी के साथ जुड़ गया। उनके फिर आम लोगों के बीच में भी आपस में पार्टी पॉलिटिक्स हो जाती है। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ फिर आरोप लगाते हुए तेरे आपकी पार्टी ये कर रही है, आपकी पार्टी ये कर रही है। पार्टी और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए, जो उम्मीदवार होता है वो उसका मकसद है चुनाव जीतना, वो फिर हर तरह की हथकंडे अपनाता है। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का ये दबाव सही किस्म से दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देगा। समाज और देश सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। ये जो आपसी जो झगड़ा है कि जिस समय चुनाव आता है, एक व्यक्ति आके दूसरे पार्टी वाले के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, दूसरा व्यक्ति आके उसके ऊपर, तो मतलब वो इतने गिर जाते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ इतने अपशब्दों का यूज भी करने लग जाते हैं। इसलिए कहता है फिर कुछ अच्छे लोग हैं वो फिर इस सिस्टम से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनावी प्रतिद्वंद्विता है ना, ये कई बार लड़ाई तक पहुंच जाती है, बेढंगी लड़ाई, जिसमें एक उम्मीदवार दिन में दूसरे उम्मीदवार को गालियां दे रहा है और शाम को दोनों इकट्ठे बैठे, यानी कि पब्लिक को आपस के अंदर लड़ाई लड़ा रहा है वो। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनाव मुकाबले का चयन किया।
उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालीन रूप से ये व्यवस्था अच्छी काम करती है। एक आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है और ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपनी बड़ी से बड़ी कुर्सी या ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे उन सारी चीज़ों को उनके ऊपर छोड़ना एक जोखिम बड़ा कार्य दिखाई देता है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ना बैठता हो। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाना है, कि नेताओं का जो चरित्र है, नेताओं का जो काम करने का तरीका है, एक तो उसके अंदर बदलाव लाया जाए। दूसरा, ज़्यादा व्यवहारिक तरीका ये है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले, ऐसा न करने वाले को दंड मिले। ऐसा सिस्टम अपनाया जाए कि जो नेता जनता की सेवा करता है, अच्छे काम करता है, उस नेता को पुरस्कार मिलना चाहिए। जो नेता ऐसा नहीं करता उसको दंड मिलना चाहिए। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है, लोग करते हैं। कैसे करते हैं? चुनावी प्रतिद्वंदता का यही तो अर्थ है कि नियमित चुनाव मुकाबले का लाभ राजनीतिक दल या नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाएगी, और यदि वे उन्होंने कामकाज अच्छा नहीं किया तो अगला चुनाव वो नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से आगे आई है तो उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी, क्योंकि नियमित चुनाव होगा तो सभी पार्टी, सभी नेताओं को पता है कि उन्हें 5 साल के लिए चुना गया है। अगर वो जनता की इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद में उनको इनाम नहीं मिलेगा। इनाम क्या? अच्छा काम करेंगे तो इनाम उनका ये है कि जनता उनको दोबारा चुनेगी। दंड क्या? अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद में जनता उनको दोबारा नहीं चुनेगी। ये सबसे बड़ा इनाम और दंड है। इसलिए मजबूरन उनको जनता की सेवा करनी ही होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ेगा। क्यों? अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो ग्राहक दूसरी दुकान को देखेगा। एक दुकानदार का ही है, दुकानदार अच्छा सामान नहीं देगा तो ग्राहक क्या करेगा? दूसरी दुकान में चला जाएगा। ये सिस्टम इनका है। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबलों से संभव कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव भी पैदा हो, लेकिन आखिरकार राजनीतिक दल, उसके नेता लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर होते हैं। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? हमारे चुनाव की करवाने का तरीका क्या है? क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं। हमारे यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद में होते हैं। 5 साल के बाद में सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। 5 साल के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, 5 साल के लिए राज्य की विधानसभा का चुनाव होता है। 5 साल पूरा होते ही जो लोकसभा या विधानसभा भंग मानी जाती है, फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल से अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। यानी कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव में पता है पूरे देश में एक साथ करवाना मुश्किल कार्य होता है। तो लोकसभा की चुनाव है वो कई तारीखों के अंदर होते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होता है वो पूरे देश में होता है। तो उसमें जो लोकसभा के जो 545
सीटों के लिए जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है कि जैसे 5 राज्यों में चुनाव 5 तारीख को हो गया, 7 राज्यों में चुनाव 12 तारीख को हो गया, ऐसे करके लगभग 1 महीने के अंदर 4-5 तारीखों के अंदर पूरे देश के अंदर चुनाव कंप्लीट करवाया जाता है। कई बड़े राज्य हैं, वहाँ पर मान लो कि जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे बड़े राज्य जहाँ पर लोकसभा के 40-40, 50-50 व्यक्तियों का चुनाव होता है। जैसे हरियाणा में तो 10 ही उम्मीदवार चुनाव 10 ही सीटें हरियाणा में तो लोकसभा की, लेकिन इन राज्यों में सीटें ज़्यादा हैं। तो एक राज्य में भी कई बार 2 तारीखों को चुनाव होता है। उसकी 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 5 तारीख को हो गया, 15 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव अगली 12 तारीख को हो जाए, ऐसे भी होता है। तो सभी चुनाव क्षेत्रों में एक दिन संभव नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अंतराल में चुनाव होते हैं। इन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है। ये कहते हैं कई बार क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव हो गया और किसी एक क्षेत्र से कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया और वो 5 साल के लिए चुना गया, लेकिन 2 साल बाद में हो सकता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वो व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो वो सीट खाली हो जाएगी। तो फिर वहाँ पर 2 साल बाद में भी उस एक अकेले क्षेत्र में चुनाव होगा। क्यों, बाकी तो 5 साल के लिए चुनेंगे, 5 साल के लिए तो वो भी चुना गया था, लेकिन 2 साल बाद किसी कारणवश वो सीट खाली हो जाती है। यानी कि या तो वो सदस्य जो चुना गया था वो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो वहाँ पर फिर चुनाव दोबारा होगा। इसको हम उपचुनाव कहते हैं। ये उपचुनाव कहलाता है जो बीच में होता है। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। उपचुनाव तो यानी कि जो इसने बताया कि बीच में होगा जो, लेकिन जो 5 साल के बाद में जो चुनाव होते हैं उसको हम आम चुनाव कहते हैं। तो ये कहता है कि इस लेसन में हम आम चुनाव के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आज आप इतना ही लेसन करोगे। इसमें आपके लिखने का काम है ना, ये जो पॉइंट हमने पढ़ा है, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, कैसे चुनाव होता है, किस किस के लिए चुनाव होता है, चुनाव करवाने का तरीका क्या है, तो ये जो पूरा पॉइंट अभी हमने लास्ट में जो पढ़ा है, यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक कंप्लीट करोगे आप। शुरू से लेकर इसको यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक ये पूरा लिखना है आपको, बाकी सारा याद करना है। अच्छा ढंग से पीछे वाला पार्ट भी आपको दोबारा पढ़ना है। धन्यवाद।